नमस्ते बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं कीर्ति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने अम्ल और क्षारों के बारे में पढ़ा था, उनके गुणों के बारे में, उनकी संकल्पनाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो के अंदर अम्ल और क्षार के कुछ सामान्य गुण और साथ में pH स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, अम्ल व क्षार के बारे में हमने पढ़ा था कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे, ये पढ़ चुके हैं, और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके अलावा जो अम्ल होते हैं बच्चों, वो नीले लिटमस पेपर को किस में बदल देते हैं? नीले लिटमस पेपर को बदल देते हैं लाल में। और क्षार क्या करती है? लाल लिटमस पेपर को बदल देती है नीले में। अगर हमें ऐसे याद नहीं हो तो हमने एक नाम याद किया था अनिल, ठीक है ना, और एक नाम याद किया था हमने शालिनी। इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। अनिल मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, और शालिनी मतलब क्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देती है। आगे हम बात करते हैं कि जो अम्ल होते हैं ना बच्चों, ये किसी भी धातु के साथ क्रिया कर लेते हैं, और क्रिया करके क्या देते हैं? H2 गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। देखो, ये अम्ल है, ये किसी भी धातु के साथ क्रिया करेगा, क्या बना लेगा? लवण बना लेगा, प्लस साथ में देगा हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हमने एक अम्ल लिया है H2SO4, इसकी अभिक्रिया करवा दी हमने Zn जिंक धातु से, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ZnSO4, और यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस बच्चों क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। इसीलिए हम किसी भी खट्टे पदार्थ को किसी भी धातु के बर्तन में नहीं रखते हैं। क्यों? इसी कारण नहीं रखते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जो अम्ल होते हैं ना बच्चों, ये धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। अगर ये अम्ल धातु के साथ क्रिया करेंगे तो क्या देंगे? तो देंगे हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये अगर धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करे तो बच्चों लवण और जल बनाते हैं। इधर देखो, ये धातु ऑक्साइड के साथ किसी अम्ल की अभिक्रिया करा रहे हैं और लवण और जल बन रहा है। देखो, धातु ऑक्साइड है यहाँ कॉपर, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमने करवाई HCl से, तो क्या बना लिया? ये CuCl2 प्लस H2O, तो किसका निर्माण हो गया? ये तो है लवण, और ये निर्माण हो गया अपने जल का, ठीक है। अब जितने भी अम्ल और क्षार है बच्चों, इनका अगर हम जलीय विलयन बनाएंगे, मतलब किसी का भी जलीय विलयन बनाओ, चाहे आप अम्ल का जलीय विलयन बनाओ, चाहे आप क्षार का जलीय विलयन बनाओ, तो क्या होगा? वो बनने वाला विलयन है वो विद्युत का सुचालक होता है। इसका मतलब उसके अंदर करंट आता है, उसके अंदर लाइट बह सकती है। किसके अंदर? अम्ल और क्षारों के जलीय विलयन के अंदर। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं कि जो अम्ल और क्षार है ये परस्पर क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। अम्लों का स्वभाव कैसा होता है? खट्टा। क्षार होती है कड़वी, लेकिन इनको अगर परस्पर क्रिया करा दे तो ये क्या हो जाती है? उदासीन हो जाता है, इनका प्रभाव नहीं रहता है। इसी अभिक्रिया को हमने कहा था बच्चों उदासीनीकरण, ठीक है। एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके अपने गुण खो देते हैं और उदासीन हो जाते हैं। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। आपको इसके साथ में एक रिएक्शन भी लिख के आनी होगी। जैसे अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण में जल बना लिए, तो हमने अम्ल क्या लिया है? हमने लिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्षार हमने लिए NaOH। दोनों क्या करेंगे? यहाँ से तो ये H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा, और यहाँ से ये OH नेगेटिव आयन निकल जाएगा, और NaCl क्या हो जाएगा? लवण बन जाएगा, और ये HOH के साथ जुड़ के जल बना लेगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं बच्चों pH स्केल की। pH स्केल क्या होता है? pH स्केल बच्चों हमारे एक काम में आता है, वो हमें बताता है अम्ल व क्षारों के बारे में कि कौन सा अम्ल कैसा है, प्रबल है, दुर्बल है, या कोई जो पदार्थ है वो उदासीन है या क्षारीय है, प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है, कैसे। देखो, pH स्केल किसे कहते हैं हम? pH स्केल जो है वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक है, उसे ही हम कह रहे हैं pH स्केल। मतलब pH कहते किसे हैं हम? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन को ही हमने pH स्केल कहा है। तो देखो, जो pH स्केल होता है ना बच्चों, वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके ऊपर 1 से लेके 0 से लेके 14 तक अंक लिखे हुए होते हैं। 0, 1, 2,
3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो 7 नंबर पे है ना बच्चों, 7 नंबर पे जो भी पदार्थ आएंगे ना वो होते हैं उदासीन। कैसे होते हैं वो उदासीन होते हैं। यहाँ 7 नंबर पे जो भी पदार्थ आएगा बच्चों वो अपने होगा उदासीन। ठीक है, अब इस 7 नंबर से हम जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते जाएंगे, 7 नंबर से जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अम्लीयता ज़्यादा होती जाएगी। मतलब 7 के पास आया 6, ये थोड़ा अम्लीय होगा। 6 से ज़्यादा अम्लीय 5 होगा, 5 से ज़्यादा अम्लीय 4, 4 से ज़्यादा 3, 3 से ज़्यादा 2, 1 और 0। यहाँ तक आते आते प्रबल अम्ल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम 7 से जैसे जैसे उधर जाएंगे इस वाली साइड में क्षारीय गुण बढ़ते जाएंगे। मतलब 7 के बाद यहाँ आएगा 8, तो उदासीन के मुकाबले थोड़ा सा क्षारीय होगा। 8 के मुकाबले 9 नंबर वाला ज़्यादा क्षारीय होगा, 10 वाला इससे ज़्यादा होगा, 11 वाला, 12, 13 और 14 नंबर एकदम प्रबल क्षार होगी। ठीक है, तो 7 नंबर पे क्या होगा उदासीन, और 7 से जैसे जैसे इधर आते जाएंगे 0 की तरफ अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और 7 से जैसे जैसे 14 की तरफ जाते जाएंगे बच्चों क्षारीयता बढ़ती जाएगी। अब आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि हमने आपको 4 पदार्थ दिए हैं। ठीक है, आपको बताना है इन पदार्थ के अंदर से अम्ल कौन है। ठीक है, आपको दे दिया कि उन पदार्थ वो है A, B, C और D, ये 4 पदार्थ हैं। पहले वाले पदार्थ की pH का मान आपको दे दिया 7, दूसरे वाले का दे दिया 9.5, तीसरे वाले का दे दिया 8.7 और इसका दे दिया आपको 4.5। अब आपसे पूछा है कि बताओ अम्लीय कौन है, तो अगर आपको pH स्केल पता है तो आप बता दोगे कि जो 7 होता है वो होता है उदासीन, 7 से ज़्यादा 14 तक होते हैं क्षारीय और 7 से कम क्या होते हैं बच्चों अम्लीय। तो ये तो 7 है, ये उदासीन, ये 7 से ज़्यादा है, ये क्षार है, ये 7 से ज़्यादा है, ये भी क्षार है, ये 7 से कम है, तो ये क्या होगा अम्लीय हो गया। अब आपसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि मैंने आपको 3 पदार्थ दिए हैं A, B, C। ठीक है, इनके pH का मान है, एक का 7 है, एक का 5 है, एक का 3 है। अब हमें बताइए इनमें से प्रबल अम्ल कौन सा है। तो आपको pH स्केल याद है तो बता देंगे कैसे कि 7 का मतलब ये तो उदासीन है। ठीक है, और ये है 5, 5 7 से कम है ना, 7 से कम है होने का मतलब ये अम्लीय तो है। ठीक है, और 3 भी 7 से कम है, ये भी अम्लीय है। अब आपसे पूछा है कि प्रबल अम्ल कौन सा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन सा है। तो देखो बच्चों 7 से जितना ज़्यादा हम दूर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होता होगा अम्लीयता बढ़ती जाएगी। तो 7 के जस्ट पास क्या है 6, 6 के जस्ट पास क्या है 5, मतलब ये अम्लीय तो है। उसके बाद आता है 4, 3, ये 7 से थोड़ा दूर है ना, इसका मतलब ये तो अम्ल है लेकिन 5 वाले pH के मुकाबले 3 वाला प्रबल अम्ल है। तो आप आंसर बता सकते हो, उसका आंसर क्या है, इनमें से प्रबल अम्ल कौन सा है जिसका pH का मान 3 है। ठीक है बच्चों, आगे है देखो, ये आपको कुछ रसायनों के pH के बारे में बताया गया है कि HCl है वो क्या है, वो अम्लीय है क्योंकि उसका pH का मान 7 से कम। जठर रस अम्लीय है, दूध, दही, नींबू का रस, टमाटर का रस, आपके इमली, सिरका, ये सब क्या है, ये सब है आपके अम्लीय। अगर हम बात करें कि क्षारीय तो NaOH है, आपका रक्त है, ब्लड है, साबुन का पानी है, जो सोडा युक्त शीतल पे कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये सब क्या है बच्चों, ये सब है अपने क्षार। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये pH है, इस pH का हमारे दैनिक जीवन में, हमारी सामान्य जिंदगी में क्या महत्व है। तो देखो बच्चों कि जब आपको मालूम है हमें कई बार बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में जलन महसूस होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है। तो हमारे पेट में जब एसिडिटी होती है या अम्लता की शिकायत होती है तो डॉक्टर हमें दवाई देता है। अब आपको मालूम है हमारे पेट के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है, तो हम जो दवाई ले रहे हैं वो क्या है बच्चों, वो है एक तरीके के क्षार। वो क्या करेगी, हमारे पेट में अम्ल है, हम क्षार ले रहे हैं, तो आपको मालूम है कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके अपने गुण खो देते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो जब वो आपके पेट के अंदर वो क्षार जाएगी तो जो अम्ल है अपने गुण खोएंगे कि नहीं,
खोएंगे और आपको जलन कम महसूस होगी। तो डॉक्टर हमें एक पीने की शीशी भी देता है, ठीक है, वाइट कलर की, वो होती है बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कब लेते हैं? जब हमारे उदर में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आपको याद होना चाहिए MgOH का होल ट्वाइस। ये किसका सूत्र है? ये है अपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। आगे हम बात करते हैं बच्चों दंत शेप। अब होता क्या है, जो हमारा मुंह है, हमारे मुंह के अंदर सभी दांत हैं और हमारे मुंह का भी एक pH का मान होता है और हमारे दांत भी एक विशेष pH पे ही रह पाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो मुख है उसका pH लगभग 6.5 के करीब होती है। अब हमारे क्या है, हम ब्रश नहीं करते हैं या बहुत गंदा खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के pH का मान क्या होगा, बदल जाएगा। उससे क्या होगा, हमारे दांतों का क्षय होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो बैक्टीरिया, हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना हमारे मुख में रह जाएगा तो उस पर बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्लों का निर्माण कर देते हैं और जैसे ही अम्लों का निर्माण होगा तो हमारी जो pH का मान 6.5 है उससे कम होगा कि नहीं, क्योंकि अम्लों का निर्माण हो रहा है तो इसके pH का मान कम हो जाता है। और जैसे ही pH का मान 5.5 से कम होता है तो हमारे दांतों के ऊपर एक इनेमल नाम की परत पाई जाती है। वो परत क्या हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है। इसीलिए हम खाने के बाद ब्रश करते हैं तो जो पेस्ट हम यूज में लेते हैं, वो जो दंत मंजन है, वो एक तरीके का क्षार होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि हमारे जो भोजन के ऊपर जो बैक्टीरिया थे वो अम्लों का निर्माण कर रहे हैं। अब हम जो पेस्ट कर रहे हैं वो पेस्ट है क्षार, तो हमारे मुख में तो अम्ल है, पेस्ट में क्षार है, तो आपको मालूम है अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके उदासीन हो जाएंगे तो हमारे जो मुख का pH है वापस सामान्य वाला आ जाएगा। आगे हम बात करें कीटों के डंक की। आपको कभी चींटी ने काटा है, ततैये ने काटा है या मधुमक्खी ने काटा है तो हमें जलन महसूस होती है और कभी कभी तो फूल भी जाती है, वो जगह सूजन आ जाती है। तो जलन हमें क्यों महसूस होती है? वो जलन इसलिए महसूस होती है क्योंकि उनके जो डंक होते हैं ना बच्चों, उस डंक के अंदर भी अम्ल पाया जाता है। कि जो इनके डंक होते हैं ना, मधुमक्खी के, चींटी के, इनके डंक के अंदर क्या होता है, अम्ल होता है। वो अम्ल जब हमारी त्वचा में प्रवेश कर जाता है तब हमें क्या होती है, जलन महसूस होती है। तो उसके बाद हम उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लेप लगाते हैं या कोई दवाई लगाते हैं तो वो दवाई क्या होती है बच्चों, उस दवाई के अंदर कोई ना कोई क्षार उपस्थित होगा, तभी वो क्षार और अम्ल परस्पर क्रिया करके क्या होंगे, उदासीन होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं उस स्थान पर, जिससे हमें जलन कम महसूस होती है और जो अम्ल है वो उसका प्रभाव कैसा हो जाता है बच्चों, उदासीन हो जाता है। आगे बात करें अम्लीय वर्षा। अब जो हमारे बारिश होती है ना बच्चों, इस बारिश का आपको पता है जल का भी कोई ना कोई pH होता है, ठीक है, लेकिन हमारे आसपास इतना पॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा प्रदूषण हो चुका है कि वातावरण के अंदर बहुत ज़्यादा प्रदूषक पदार्थ उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो जब बारिश होती है तब क्या होता है, बारिश होने के कारण ये जो प्रदूषक है वो उस बारिश के पानी के साथ मिक्स होंगे कि नहीं। जब बारिश होगी तो प्रदूषक उसके साथ घुलेंगे तो उस जल के pH का मान भी बदलेगा कि नहीं। तो वो pH जब बदल गया, ऐसा प्रदूषकों वाला पानी हमारी धरती पे आएगा, पृथ्वी पे आएगा, तो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं, पहुंचाएगा। तो इससे ही बच्चों हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। देखो वर्षा जल वैसे तो शुद्ध होता है, लेकिन जब वो वर्षा होती है और वहाँ का जो प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण के कारण उसके pH क्या होती है, कम होने लगती है। और pH अगर कम हो रही है बच्चों, आपको मालूम है ना जल की pH का मान 7 होता है शुद्ध जल का। क्यों? क्योंकि उदासीन होता है। अपन पानी पीते हैं, आपको खट्टा लगता है क्या या कड़वा लगता है? नहीं लगता ना, क्योंकि उदासीन होता है। लेकिन अम्लीय वर्षा का मतलब हो रहा है कि जब वो प्रदूषक उसके से बारिश के साथ मिक्स हो जाते हैं और फिर धरती पे आते हैं तो उस पानी के pH का मान वो 7 से कम कर देंगे। और 7 से कम होने का मतलब क्या है, अम्लीय। इसलिए हम इससे कह रहे हैं बच्चों अम्लीय वर्षा। तो जब ये अम्लीय वर्षा होगी तो ये सारा का सारा पानी खेतों तक जाएगा, मिट्टी तक जाएगा, नदियों से, ठीक है। तो इस प्रकार की बारिश के कारण क्या होगा, तो जो फसल बन रही है
वो फसल क्या होगी, प्रभावित होगी, अच्छे से पनप नहीं पाएगी। इसी कारण प्रदूषकों के नियंत्रण रखकर अम्लीय वर्षा को हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि हमारे जो वाहन है इसका भी प्रदूषक हम चेक करवाते हैं ना, क्यों कराते हैं, इसी कारण करवाते हैं ताकि प्रदूषण ज़्यादा उत्पन्न ना करें। आगे हम बात करते हैं मृदा। मृदा मतलब मिट्टी, कि जो हमारी मिट्टी होती है ना बच्चों, उसका भी एक पीएच का मान होता है। अगर आपको ध्यान है तो आपका अपना एक खेत होता है, खेत के अंदर फसल लगती है, पेड़ पौधे लगते हैं। एक फसल आप वहाँ लगा रहे हो जहाँ पे क्या है, सड़क का किनारा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा साधन आ रहे जा रहे हैं। तो दोनों में से ज़्यादा अच्छी मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी, खेत की मिट्टी या सड़क के किनारे की मिट्टी? खेत की ना। क्यों? क्योंकि उसके पीएच का मान संतुलित है। लेकिन जो सड़क के किनारे मिट्टी होगी वो क्या है, मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण और प्रदूषण के कारण क्या है, उसकी पीएच का मान बदल जाता है। तो जैसे ही अगर पीएच का मान बदल जाएगा तो बोई जाने वाली फसल है वो उसका चयन करना भी क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि अच्छे से फसल लग नहीं पाएगी ना जिस पीएच का मान बदल गया है जिस मिट्टी में। और उसके लिए हमें क्या है, हमें उर्वरकों का उपयोग करना पड़ेगा। अब जब उसमें हम उर्वरक डालेंगे तब क्या है, उस मिट्टी का पीएच का मान वापस संतुलित अवस्था में आएगा और वहाँ पे कोई भी फसल लगेगी। तो ये बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ लिया है पीएच की हमारे जीवन में क्या क्या उपयोगिता है। इसके आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।